स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज देखने वाला हूं दोस्तों MPPGCL दोस्तों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों यह 2018 का क्वेश्चन पेपर है। कब का है? 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। ये दोस्तों इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, जितने भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड होते हैं सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जब आप MPPGCL की दोस्तों एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होने का चांस दोस्तों रहता है। 100% दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है दोस्तों, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा दोस्तों। इसमें टोटल दोस्तों 75 क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, अब सिलेबस चेंज हो गया है तो 60 क्वेश्चन दोस्तों अब आएगा। ठीक है, तो टोटल 75 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाला हूँ। कितने क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन। तो कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए MP लाइनमैन की तैयारी करने के लिए दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। दोस्तों आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। आपके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत दोस्तों मेहनत से दोस्तों ये खोज के लाया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोस्तों इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दोस्तों 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो एक निश्चित दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आप सभी लोग जानते हैं, उसे हम बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। जब तक दोस्तों इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा जब तक विद्युत धारा दोस्तों प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कंडक्टर जिसकी लंबाई 2 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर का प्रतिरोध इतना है तो पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। विशिष्ट प्रतिरोध दोस्तों यानी होता है R बराबर रो L/A, ये दोस्तों होता है। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों? विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का मान दोस्तों आपको ज्ञात करना है। इसका मान, रो का मान आपको निकालना है। तो आपको कैसे रो का मान निकालेगा? यहाँ से आपको क्या कर देना है, तिर्यक गुणा, तो रो L हो जाएगा। ठीक है, और RA हो जाएगा इधर। इसके बाद आपको क्या करना है, L को इस साइड भेज देना है। दोस्तों क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा RA/L। ठीक है, रो बराबर हो जाएगा RA/L। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध के सूत्र हैं, इसमें आप रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे? लंबाई L की जगह में 2 रखेंगे। ठीक है, लंबाई रखेंगे और प्रतिरोध रखेंगे। ठीक है, प्रतिरोध ये दिया गया है और आपको क्या करना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये दोस्तों दिया गया है 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पास सबसे पहले रो का फार्मूला लिख लेते हैं RA/L। ठीक है, तो R हमारे पास कितना है, 2 × 10⁻⁻8 ये हो चुका है। A का मान जो दिया गया है वो 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों लंबाई कितना दिया गया है, 2। लंबाई कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। ठीक है, तो 2 हमारे पास लंबाई है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसको आप काट देंगे। ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, तो 2 दूनी इधर इसका गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। कितना बचेगा, इधर गुणे में है तो गुणे 10⁻⁻8, ये दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 4 × 10⁻⁸। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको R का मान रखना है, ये हमारा प्रतिरोध दिया गया है, ये R का मान रख दिया। इसके बाद दोस्तों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर दिया, 4 मीटर स्क्वायर रख दिया। इसके बाद L यानी लंबाई का मान दिया गया है 2, ये हमने 2 यहाँ पास रख दिया। 2 को इससे काट दिया है तो 2 आ चुका है, और ये हमारा 2 पहले से प्रतिरोध का है, तो 2 दूनी 4, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 × 10⁻⁸ आ चुका है।
तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत की समान मात्रा द्वारा विभिन्न पदार्थों से उत्सर्जित होने वाले आयनों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्य वजन के समानुपाती होते हैं। उपरोक्त कथन किससे जुड़ा है? तो ये जो कथन है ये किससे जुड़ा है? न्यूटन का नियम से, फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम से, और फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम से, और गॉस का नियम। दोस्तों, विद्युत की समान मात्रा द्वारा विभिन्न पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले आयनों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्य वजन के समानुपाती होते हैं। ये हमारा कहता है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए, लेड एसिड सेल में एक मल्टीप्लेट संरचना का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो लेड एसिड सेल होती है उसमें मल्टी प्लेट संरचना का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सेल की क्षमता में वृद्धि के लिए किया जाता है। किसके लिए? सेल की क्षमता में वृद्धि के लिए दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के अनुसार मुक्त होने वाले पदार्थों का द्रव्यमान विद्युत अपघट्य के माध्यम से गुजरने वाला विद्युत आवेश की मात्रा, ठीक है, किस सेकंड का होता है? तो किसके होता है? समानुपाती होता है। किसका होता है? समानुपाती। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन, सेल का ईएमएफ किस पर निर्भर नहीं करता है? तो जो सेल का ईएमएफ होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो ये निर्भर नहीं करता, किस में निर्भर नहीं करता? तो इलेक्ट्रोड का आकार और अंतर, स्पेसिंग पर ये निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल की एम्पियर घंटे दक्षता लगभग कितनी होती है? तो लेड सेल की एम्पियर घंटा दक्षता लगभग होती है 90%। कितनी होती है? 90%। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 90%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स घनत्व से वायु में चुंबकीय बल द्वारा उत्पन्न फ्लक्स घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में वायु में चुंबकीय बल द्वारा, किसके द्वारा? चुंबकीय बल द्वारा उत्पन्न फ्लक्स घनत्व क्या कहलाता है? तो इसे हम बोलते हैं सापेक्ष पारगम्यता। क्या बोलते हैं? सापेक्ष पारगम्यता। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 75 क्वेश्चन इस वीडियो में देखना है। कितने क्वेश्चन? टोटल 75 क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में देखने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा फटाफट दोस्तों क्वेश्चन को देखता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए सारे क्वेश्चन इस वीडियो में ही देखना है। तो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। चलिए, जिस भी क्वेश्चन का दोस्तों आपको आंसर पता हो, ठीक है, वो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा, उसके नीचे आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है जैसे 9, और यहाँ आंसर आपको लिख देना है कमेंट में, ठीक है। इस तरह से आपको कमेंट जरूर करना है। अगर आपको 75 में, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आपको कमेंट करना है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 75 में मैं अभी कितना दोस्तों सही कर रहा हूँ, कितनी अभी मुझे तैयारी करने की ज़रूरत है। चलिए, एक पदार्थ जिसकी सापेक्ष पारगम्यता 1 से अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? तो 1 से अधिक बोल दिया ना, तो लौह चुंबकीय पदार्थ कौन होगा? लौह चुंबकीय पदार्थ। एक पदार्थ जिसकी सापेक्षता 1 से अधिक हो, जब 1 से अधिक बोल दिया जाए तो दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुष्क परिस्थितियों में एक मानव शरीर प्रतिरोध उत्पन्न करता है जिसका मान खाली स्थान बीच में बदलता रहता है। तो शुष्क परिस्थिति में मानव शरीर प्रतिरोध उत्पन्न करता है
जिसका मान 70 किलो ओम, ठीक है, से 100 किलो ओम, कितना 100 किलो ओम, ये बदलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, का प्रयोग ठोस छेनी पर चोट करने और धातु प्लेटों को मोड़ने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग दोस्तों ठोस छेनी पर चोट करने और धातु प्लेट को मोड़ने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों धातु प्लेट को जो मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो मैलेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? मैलेट का, ठीक है, मैलेट का उपयोग किया जाता है। मैलेट का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, मैलेट का। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग आयरन में हीटिंग तत्व के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों हीटिंग एलिमेंट की बात करें तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम का उपयोग हीटिंग के लिए किया जाता है। कॉपर का उपयोग दोस्तों वैसे ही वायर बनाने के लिए किया जाता है। लेड का यूज नहीं होता, सिल्वर का यूज नहीं होता, केवल नाइक्रोम ही दोस्तों, ठीक है, नीक्रोम इसमें नहीं है, नाइक्रोम होगा, ठीक है। नाइक्रोम दोस्तों ऐसा पदार्थ है जो क्या है, हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। नाइक्रोम क्या है हमारा, हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पावर स्टेशन में मशीन कनेक्शन केबल के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोधन का उपयोग किया जाता है? पावर स्टेशन में बात किया गया है तो इसमें हो जाएगा वार्निश्ड कैम्ब्रिक। कौन सा हो जाएगा? वार्निश्ड कैम्ब्रिक। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एक। चलिए अगला क्वेश्चन, 250 वोल्ट ग्रेड के रबड़ के एक सिग्नल तह वाले वायर को क्या कहा जाता है? 250 वोल्ट दिया गया है, ग्रेड के रबड़ के सिंगल तह, ठीक है। तो सिंगल तह वाले वायर को क्या कहा जाता है? वल्केनाइज्ड इंडियन रबर। क्या कहते हैं? वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, ठीक है, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, एक सिलिकॉन स्लैब जिसकी लंबाई क्या दिया गया है? 0.2 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रतिरोध कितना होगा? सिलिकॉन का विशिष्ट प्रतिरोध इतना दिया गया है। तो अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, लंबाई दिया गया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया है, प्रतिरोध आपको बताना है। आर बराबर आपको मैं बताया था रो एल बाई ए होता है। क्या होता है? रो एल बाई ए। सिलिकॉन स्लैब जिसकी लंबाई दिया गया है दोस्तों 0 और क्या दिया गया है? विशेष प्रतिरोध। तो प्रतिरोध कितना दिया गया है? 5500। कितना दिया गया है? 55,000 दिया गया है, 55,000, ठीक है। और लंबाई कितना दिया गया है? लंबाई दिया गया है दोस्तों, ये लंबाई दिया गया 0.2 गुणे 0.2, ठीक है, बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दिया गया है, तो आप इसका जब गुणा करेंगे, ठीक है, आप इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 11,000। कितना आएगा? 11,000। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वेबर खालिस्तान रेखाओं के बराबर होता है तो 10⁸ एक वेबर दोस्तों होता है 10⁸ रेखाओं के बराबर। ये आपको याद में रखना है, 10⁸ रेखाओं के बराबर एक वेबर होता है। अगला क्वेश्चन है, 0.004 मीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल जिसका फ्लक्स दिया गया है वेबर का, फ्लक्स घनत्व तो निकालना है।
क्या निकालना है, फ्लक्स घनत्व। तो इसको आप जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 150 गुणे 10⁻²। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग तत्व किसका बना होता है। दोस्तों अभी अभी पिछला क्वेश्चन में आया था, फिर से वही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहा, हीटिंग एलिमेंट। तो ये हो जाएगा निक्रोम या नाइक्रोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत व्यवस्था में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और विभिन्न प्लगों व उपकरणों के बीच चल रहे कंडक्टर को क्या कहा जाता है। तो इसे हम बोलते हैं अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। क्या बोलते हैं, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ग ए विद्युत रोधी पदार्थ के किस्म का सीमित तापमान कितना होता है। वर्ग ए का पूछा गया है, किसका, वर्ग ए। तो वर्ग ए का जो सीमित तापमान होता है वो होता है 105 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 105 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसका आपको आंसर बताना है। कृत्रिम वयस्क में खालिस्तान विद्युत रोधी गुण और खालिस्तान आर्द्रता ग्राही गुण होते हैं। तो कृत्रिम वयस्क में दोस्तों उच्च विद्युत रोधी गुण होते हैं। कौन से होते हैं, उच्च। ठीक है, उच्च गुण। और आदर्श ग्राही गुण होता है निम्न। क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा निम्न, निम्न हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, किसी मोटर द्वारा उत्पन्न की गई सकल यांत्रिक शक्ति कब अधिकतम होता है। तो यांत्रिक शक्ति कब अधिकतम होगा। तो दोस्तों इसका हो जाएगा EB बराबर V/2। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 400 वोल्ट की तरह एक शंट मोटर में आर्मेचर का प्रतिरोध इतना है और क्षेत्रीय प्रतिरोध इतना है। जब 80% दक्षता पर आउटपुट 8 किलोवाट होता है तब मतलब बैक EMF ज्ञात करना है। तो इसको आप जब ज्ञात करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा 395.8 वोल्ट। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं दोस्तों सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि 75 क्वेश्चन इस वीडियो में देखना है। ठीक है, तो इसको आप बैक EMF का जब सूत्र लगाएंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 395.8 वोल्ट। ठीक है, चलिए जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है दोस्तों फिर मैं आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सभी एक वीडियो में दोस्तों लाने वाला हूँ। एक DC जनरेटर में खाली स्थान का कार्य आर्मेचर कंडक्टर में विद्युत धारा के संचय को सुविधाजनक बनाता है। तो सुविधाजनक जो बनाता है एक DC जनरेटर में, वो आर्मेचर कंडक्टर विद्युत धारा के संचय को सुविधाजनक बनाता है, वो होता है कम्यूटेटर। कौन सा होता है, कम्यूटेटर। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है DC जनरेटर प्रैक्टिस ब्रश में सभी लोड के लिए कंडक्ट ड्रॉप का स्तर मान निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है। तो ये हो जाएगा धात्विक ग्रेफाइट ब्रश के लिए 0.5 वोल्ट, कार्बन ब्रश के लिए 2.0 वोल्ट। ये दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक DC मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग के वायर के लिए पदार्थ रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि एक DC मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग के वायर के लिए पदार्थ रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि एल्युमिनियम कंडक्टर द्वारा एक बड़ी वाइंडिंग जगह ले ली जाती है और जॉइंट समस्या उत्पन्न होता है। एल्युमिनियम कंडक्टर इसलिए उपयोग नहीं किया जा सकता दोस्तों, वायर उसका तांबे का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम कंडक्टर द्वारा एक बड़ी वाइंडिंग की जगह ले ली जाती है। ठीक है, और जॉइंट समस्या उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक 6 पोल वाले वेव कनेक्टेड आर्मेचर में 250 कंडक्टर होते हैं और
1200 RPM चक्र के चलता है। ओपन परिपथ में अंतिम सिरे पर उत्पन्न वोल्टेज 600 वोल्ट है। प्रति पोल उपयोगी फ्लक्स की गणना, तो इसमें फ्लक्स की गणना करना है, तो इसका हो जाएगा 0.04 वेबर। ठीक है, इसको आप जब गणना करेंगे तो ये आपका राइट आंसर निकल के आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट दोस्तों सभी क्वेश्चन को देखना इस वीडियो में। तो किसी प्लेट इलेक्ट्रोड डिजाइन करने के लिए प्रतिरोध की गणना नीचे दिए गए किस सूत्र की जा सकती है। तो ये हमारा सूत्र है R बराबर 1/400 P √π/A ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट या तो खाली स्थान या इंस्टॉलेशन कंडक्टर आकार के आधे से कम नहीं होना चाहिए। तो 2.9, ठीक है, mm² या इंस्टॉलेशन कंडक्टर के आकार के आधे से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एनामेल से लेपित स्टील ट्यूब को क्या कहा जाता है। तो एनामेल से लेपित स्टील ट्यूब को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं ब्लैक कंड्यूट। क्या बोलते हैं, ब्लैक कंड्यूट। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक पावर सर्किट शक्ति परिपथ के लिए औद्योगिक विद्युतीकरण में सतह कंड्यूट वायरिंग के लिए एक खाली स्थान पाइप को प्राथमिकता दी जाती है। तो किसको दी जाती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन दोस्तों, आयरन में क्या है, गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैल्वेनाइज्ड। गैल्वेनाइज्ड गैल्वेनाइज्ड दोस्तों हो जाएगा आयरन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रेणी अनुनाद का परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है। ये आपको श्रेणी में बताना है। तो इकाई होता है। क्या होता है, इकाई। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ज़रूर फोकस करना है। ठीक है, एक परिपथ पर साइनसाइडल वोल्टेज लागू होता है। आवृत्ति 3 किलोहर्ट्ज और प्रेरण का मान 2 mH है। इसका प्रेरण प्रतिघात कितना होगा। तो प्रेरण प्रतिघात का जब आप फार्मूला लगाएंगे इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37.68 ओम। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन। यदि एक विशिष्ट साइन तरंग वोल्टेज का शीर्ष मान 20 वोल्ट है, तो शीर्ष से शीर्ष मान क्या होगा। तो शीर्ष से शीर्ष मान दोस्तों हो जाएगा दुगना उसका, 40 वोल्ट होगा। कितना होगा, 40 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक आरसी परिपथ का प्रवेश 0.00035 सीमेंस है, जबकि लागू वोल्टेज 6 वोल्ट है। परिपथ में कुल कितनी धारा मौजूद होंगी। तो परिपथ में धारा जब आप इसका ज्ञात करेंगे तो यह आएगा 21 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आइए फटाक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि में खाली स्थान प्रतिरोध वाले कॉपर ब्रश को खाली स्थान प्रतिरोध वाले कार्बन ब्रश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि में निम्न कौन सा होगा, निम्न प्रतिरोध वाले कॉपर ब्रश को उच्च प्रतिरोध वाले कार्बन ब्रश द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आर्मेचर अभिक्रिया के विचुम्बकन प्रभाव को समाप्त करने के लिए डीसी शंट जनरेटर के लिए लागू सूत्र क्या होगा। तो डीसी शंट जनरेटर के लिए लागू सूत्र यानी आपको फार्मूला बताना है।
तो इसका हो जाएगा अतिरिक्त चक्र की संख्या बटा ध्रुव बराबर, ठीक है, ATD बटा हो जाएगा ISH। ये दोस्तों आपका ये हो जाएगा शंट जनरेटर के लिए लागू सूत्र। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टर्बो आवर टर्बो अवतित्र अल्टरनेटर्स को खाली स्थान व्यास और अक्षीय लंबाई द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। तो छोटे व्यास कौन सा हो जाएगा, छोटे व्यास और बड़ी अक्षीय लंबाई द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज। कितना, 50 हर्ट्ज। एक आवर्तित यानी अल्टरनेटर सबसे अधिक संभव गति से चलेगा यदि इसे खाली स्थान ध्रुवों के लिए बाउंड किया जाता है। तो ये हो जाएगा दो ध्रुवों के लिए बाउंड किया जाता है। कितना, 2। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर का अनुपात EB/V बैक EMF इसकी का संकेत है। ये है दक्षता का संकेत। किसका है, दक्षता। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन, एक डीसी सीरीज मोटर की दक्षता निर्धारित करने के लिए स्वर्ण विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि बिना लोड पर सीरीज मोटर चलाने की सलाह नहीं दी जाती है। बिना लोड पर आप सीरीज मोटर चलाएंगे तो क्या होगी, जल जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक डीसी मशीन में सीरीज वाइंडिंग को एक परिवर्तनीय प्रतिरोध द्वारा शंट किया जाता है जिसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो जिसे हम खाली स्थान के रूप में क्या जानते हैं, फील्ड डाइवर्टर। क्या जानते हैं, फील्ड डाइवर्टर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एक डीसी मशीन में सीरीज वाइंडिंग को एक परिवर्तनीय प्रतिरोध द्वारा शंट किया जाता है। किसके द्वारा, प्रतिरोध द्वारा। तो जिसके रूप में हम जाना जाते हैं उसे हम कहते हैं फील्ड डाइवर्ट। इसका जो फील्ड है दोस्तों उसको डाइवर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथक उत्तेजित सेपरेटेड एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए थायरिस्टर गति नियंत्रक विधि में थायरिस्टर की फायरिंग में विलंब होने का गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाती है। क्या होती है, कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, 3 फेज 4 वायर परिपथ में पावर को किससे मापा जाता है। तो 3 वाट मीटर से। पावर किससे मापेंगे, 3 वाट मीटर से। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा के बिंदु से अर्थिंग इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए। सुरक्षा के बिंदु से अर्थिंग इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, तो प्रतिरोध होना चाहिए निम्न भाई, ठीक है, निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपको क्वेश्चनों का आंसर अगर पता है आपको तो कमेंट जरूर करना है, ठीक है। आमतौर पर डीसी उपकरणों के शंट के लिए उपयोग किया जाता है। तो आमतौर पर डीसी उपकरणों के शंट के लिए जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है मैगेनिन। किसका उपयोग, मैगेनिन। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुका हूं दोस्तों। फटाफट दोस्तों 75 क्वेश्चन कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो हेमीट्रॉपिक वाइंडिंग्स को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो हम हेमीट्रॉपिक वाइंडिंग्स को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये हो जाएगा अन्य बाइफरकेटिक वाइंडिंग। क्या होगा, अन्य बाइफरकेटेड वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक ही कम्यूटेटर खंड से जुड़े 2 कॉइल
पक्षों के बीच की दूरी खाली स्थान को कहा जाता है? तो इसको हम बोलते हैं फ्रंट पिच। क्या बोलते हैं? फ्रंट पिच। फ्रंट पिच। एक ही कम्यूटेटर खंड से जुड़े दो कॉइल पक्षों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फ्रंट पिच। क्या कहते हैं? फ्रंट पिच। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए पी, सी और के संदर्भ में बैक पिच को खाली स्थान द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसको बोलते हैं बाई बी बराबर 2C बटा पी प्लस माइनस के। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टेरेडियन किसकी इकाई है? तो स्टेरेडियन तो आप सभी को पता है, ठोस कोण का इकाई है। रेडियन दोस्तों कोण, ठीक है। स्टेरेडियन ठोस कोण। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रोमियम प्लेट के लिए परावर्तन गुणांक खाली स्थान के बीच होता है। तो क्रोमियम प्लेट के लिए जो होता है परावर्तन गुणांक वो होता है 0.55 से दोस्तों 0.60 के बीच होता है। ठीक है, 0.55 से 0.60 के बीच। अगला क्वेश्चन, एक यूनिवर्सल मोटर को खाली स्थान संचालित किया जा सकता है। तो यूनिवर्सल मोटर को एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जा सकता है। ठीक है, एसी या डीसी सप्लाई पर, दोनों पर यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव किसमें अनुपस्थित होता है? तो स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव किसमें अनुपस्थित होता है? प्रकाशमान लैंप में यह अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक आयरन में एकमात्र प्रयुक्त प्लेट किससे बनी होती है? तो एक इलेक्ट्रिक आयरन जो दोस्तों आपने देखा होगा, ये आयरन प्लेट ये बनी होती है। ठीक है, ये प्लेट जो है वो किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है निकल प्लेटेड स्टील से। किससे बनी होती है? निकल प्लेटेड स्टील से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, 3 फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करते समय एक स्टार डेल्टा स्टार्टर खाली स्थान किया जाता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करते समय एक स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग दोस्तों प्रारंभिक धारा को सुरक्षित मान तक कम करने के लिए किया जाता है। का प्रयोग किसको? प्रारंभिक धारा को सुरक्षित मान तक, ठीक है, कम करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्रेरण मोटर का सर्पण मान स्लिप ऋणात्मक है तो प्रेरण मोटर एक खाली स्थान के रूप में काम करती है। तो एक यदि प्रेरण मोटर का सर्पण मान स्लिप ऋणात्मक है तो प्रेरण मोटर इंडक्शन जनरेटर की तरह कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, तापमान वृद्धि परीक्षण टेम्परेचर साइज रेस्ट को खाली स्थान भी कहा जाता है। किसको बोला जाता है? ऊष्मा संचरण परीक्षण। क्या बोला जाता है? ऊष्मा संचरण परीक्षण। ठीक है, परीक्षण। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 250/3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कोर में अधिकतम प्रवाह फ्लक्स घनत्व 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यदि ईएमएफ प्रति टर्न 8 वोल्ट है तो प्राइमरी N1 और सेकेंडरी N2 टर्न की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका आप जब फार्मूला लगाएंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा N1 30 और N2 375। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुका हूं दोस्तों। टिंगरिंग पल्स को हटाने के बाद डिवाइस को ऑन स्टेट में रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऑन स्टेट करंट को क्या कहा जाता है?
तो इसको हम बोलते हैं लैंचिंग धारा। क्या बोलते हैं? लैंचिंग धारा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिवर्स वोल्टेज का अधिकतम मान जो कोई पीएन जंक्शन इसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए सहन कर सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या बोला जाता है? पीक इनवर्स वोल्टेज। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक समान उत्सर्जक समाकृति कॉमन एमिटर इन्फिग्रेशन का आउटपुट प्रतिरोध कैसा होता है? तो ये होता है उच्च। कैसा होता है इसका आउटपुट प्रतिरोध? उच्च होता है। तो उच्च इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, एक यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी में आंतरिक स्टैंड ऑफ अनुपात की सीमा कितनी होती है? तो 0.5 से 0.8 तक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पावर एम्पलीफायर जिसमें ऑपरेटिंग पॉइंट इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र के दौरान संग्राहक धारा कलेक्टर करंट प्रवाहित होता है को कहा जाता है? तो इसे हम बोलते हैं क्लास ए पावर एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं? क्लास ए पावर एम्पलीफायर। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, नमी से बेहतर सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो नमी से दोस्तों बेहतर सुरक्षा के लिए हम करते हैं कंड्यूट वायरिंग का इस्तेमाल। किसका? कंड्यूट वायरिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, 65 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, मॉसफेट में आउटपुट धारा किसमें परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है? तो मॉसफेट में आउटपुट धारा गेट से सोर्स वोल्टेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, आईजीबीटी का संचालन किसके निर्माण के सिद्धांत पर किया जाता है? तो आईजीबीटी का संचालन दोस्तों इन्वर्जन लेयर पर करते हैं। किनके? इन्वर्जन लेयर सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, वह समय जिस पर एससीआर के गेट धारा अपने अंतिम मान 90% तक पहुंच जाता है, वह समय जिस पर एनोड धारा अपने अंतिम मान 10% तक पहुंच जाता है उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। उसे हम बोलते हैं विलंब समय। क्या बोलते हैं? विलंब समय। विलंब समय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सिंगल फेज डीसी ड्राइव के आर्मेचर के श्रेणी में जोड़े गए एक प्रेरक एल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सिंगल फेज है और डीसी ड्राइव में आर्मेचर के साथ जोड़ना है श्रेणी क्रम में, तो इसे हम कहते हैं आर्मेचर धारा में कंपन यानी रिपल को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों इस जो शिफ्ट में है ऑप्शन नंबर 1 बहुत बार आ चुका है। यूपीएस सिस्टम में स्टैंड बाय बैटरी किससे बनी होती है? तो यूपीएस सिस्टम में जो स्टैंड बाय बैटरी बनी होती है वो बनी होती है निकल कैडमियम से। किससे बनी होता है? निकल कैडमियम। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्यूज पिघलने से पहले वास्तव में पहुंचने वाली फॉल्ट धारा का अधिकतम मान खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसे हम बोलते हैं कट ऑफ करंट। फ्यूज पिघलने, जब दोस्तों फ्यूज क्या होता है, ये हमारा फ्यूज है यहाँ से पिघल जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? वास्तव में पहुंचने वाली फॉल्ट धारा अधिकतम मान के रूप में जाना जाता है, तो इसे हम कहते हैं कट ऑफ करंट। करंट जो करंट होती है वह से कट जाती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप जरूर बताइए। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट जैसे परिस्थिति से बचने के लिए कम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किस प्रकार की फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है? तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट जैसे परिस्थिति से बचने के लिए हम करते हैं एचआरसी फ्यूज। कौन सा? एचआरसी फ्यूज का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सुरक्षात्मक प्रणाली द्वारा सही तरीके से सिस्टम के खराब होने वाले हिस्से को चुनना और सिस्टम के बाकी हिस्सों
को कोई नुकसान पहुंचाए बिना खराब हिस्से को डिस्कनेक्ट करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे हम बोलते हैं चयनात्मकता। क्या बोलते हैं? चयनात्मकता। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, ट्रिप सर्किट को बंद करने के लिए रिले आर्मेचर को आकर्षित करने वाली न्यूनतम धारा को क्या कहा जाता है? तो ट्रिप सर्किट को बंद करने के लिए रिले आर्मेचर को आकर्षित करने वाली न्यूनतम धारा को कहते हैं पिकअप करंट। क्या बोलते हैं? पिकअप करंट। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में बैगनी चमक, हिसिंग, शोर और ओजोन गैस की सुरक्षा की परिघटना को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसे हम बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना यानी कोरोना। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में बैगनी चमक, हिसिंग, शोर और ओजोन गैस की सुरक्षा की परिघटना को के रूप में जाना जाता है, तो कोरोना के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये 75 नंबर क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। एक मॉसफेट के टर्मिनल्स को क्या कहा जाता है? तो एक मॉसफेट के टर्मिनल्स को क्या कहा जाता है? तो ड्रेन सोर्स गेट। क्या बोला जाता है? ड्रेन सोर्स गेट। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 75 क्वेश्चन हमने देख लिया है किस तरह से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सभी क्वेश्चनों को देख लिया होगा और अच्छी तरह से समझ लिया होगा, ठीक है, और अपनी तैयारी जो है वह बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों प्रीवियस ईयर कई क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, तो उनको भी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।